आदाब। प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी JNK। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024। नाज़रीन, आज हम जानेंगे इस स्कीम के तहत कैसे एक चाइल्ड को बेनिफिट किया जाता है, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं इस स्कीम के तहत एक चाइल्ड को, और ये भी जानेंगे कि चाइल्ड है कौन इस स्कीम के तहत। नाज़रीन, कई सारी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स जो हैं, जो चल रही हैं, जिनमें लोगों को कॉम्पनसेट किया जाता है, जिसमें बेनिफिट्स अवेल किए जाते हैं। उन्हीं स्कीम्स में एक चाइल्ड का क्या रोल है और एक चाइल्ड के लिए क्या स्लैब्स हैं, डिफरेंट स्लैब्स हैं, और कैसे एक चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किया जा रहा है, ये भी हम जानेंगे। आज के हमारे जो मेहमान जज साहब हैं, जावेद अहमद परे साहब हैं, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सेक्रेटरी डालसा बारामूला। जैसा आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि हमने बताया कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा स्पेशली चाइल्ड को लेकर, एक चिल्ड्रन को लेकर है, जिससे जो नालसा की नई स्कीम है 2024 में जो लॉन्च हुई है, हम उस पर बात करेंगे। और डिफरेंट स्लैब्स जो है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही हैं, 2019 से चल रही हैं, उनको भी थोड़ा, उन पे भी हम रोशनी डालेंगे कि उसमें भी इस चाइल्ड को, ये जो चाइल्ड है, इसको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैसा आपकी क्या है इंट्रोडक्शन इस स्कीम का। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, जब हम देखते हैं हमारा जो आईन है आर्टिकल 39A के तहत एक ऑब्लिगेशन है, एक डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स के ज़ुमरे में ये आता है 39A, उसमें फ्री लीगल एड टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी उनको प्रोवाइड करना है। तो उसी के तहत 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट वजूद में आया। तो उस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का आर्किटेक्चर तश्कील दिया गया। इसके अलावा उसमें एक ख़ास सेक्शन है, सेक्शन 12। उसमें कुछ कैटेगरीज है जिनको फ्री लीगल एड दिया जाता है जी। उसमें इकोनॉमिकली अगर कोई वीकर सेक्शंस है, उसमें SCs है, STs कैटेगरी के लोग जो है, या ट्रांसजेंडर्स जो है, या फिर जो वुमेन है, और पीपल हु आर इन कस्टडी इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। और एक कैटेगरी है वो चिल्ड्रन की है जी। सेक्शन 12 उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी जो चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स एज पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। लेकिन जो ये स्कीम बनी है, इसमें चाइल्ड मीन्स any person of any nationality who has not completed the age of 18 years जी। तो उसमें एक प्रोविजन है कि फ्री लीगल एड टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी केस बिफोर एनी कोर्ट जी, सिविल, क्रिमिनल और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। वहाँ पे ये उनकी एंटाइटलमेंट है टू फ्री लीगल एड जी। अब चूंकि जो ये जुवेनाइल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस है, ये बड़ा इवॉल्व हो रही है ड्यू टू लेजिस्लेटिव चेंजेस इन सम एक्ट्स विच रिलेट टू दीज टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और कुछ जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट से आए विच आर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उसके तहत एक्चुअली 2015 में एक स्कीम बनी थी, चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन स्कीम 2015 जी। फिर और एक स्कीम आई 2021 में, लीगल सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन 2021। इन दोनों स्कीम्स को फिर कंसोलिडेट करके एक स्कीम 2024 में लाई गई। इसको बोलते हैं नालसाज चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024। इसके तहत जो है अब एक होलिस्टिक एक पॉलिसी बनाएगी कि जो हमारे बच्चे जो है उनको हम कैसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे जी। जैसा क्या है स्कीम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है कि टू प्रोवाइड लीगल एड विच इज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन। सेकंड, दूसरा ये है कि legal aid which is not only accessible but is also holistic, effective, multidisciplinary and responsive to the
the legal, psychological and social needs of a child. तीसरा ये है कि एक वर्कफोर्स ऑफ पैनल लॉयर्स, PLVs क्रिएट किया गया है who are trained to provide child centric, child responsive लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन. और तीसरा यह है कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, फ्रेमवर्क दिया गया है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है इन द कम्युनिटीज रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, देयर एंटाइटलमेंट्स अंडर वेरियस लेजिस्लेशंस, अंडर वेरियस पॉलिसीज, अंडर वेरियस स्कीम्स. जैसा अगर हम इस पूरी स्कीम को डिफाइन करें, मतलब नटशेल में अगर हम इसको पूरा समेट के समझाना चाहें तो हम कैसे समझा सकते हैं अपने नाजरीन को कि इस स्कीम में जो मेन चीज़ें हैं कैसे बेनिफिट किया गया है एक बच्चे को? देखिए, अगर हम इस स्कीम को देखें, इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन आते हैं और मुझे लगता है इन 3 कैटेगरीज में हर एक चाइल्ड एंटाइटल्ड है जी. तो उस वजह से एक होलिस्टिक, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेशन है ही, काउंसलिंग के रिलेटेड भी, कोई भी अगर उनका कोई भी मसला होगा, कहीं कोर्ट में होगा, कहीं सिविल कोर्ट में होगा, क्रिमिनल कोर्ट में होगा, और अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी होगा, वहां पे उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है थ्रू LSUC यूनिट, जो कि क्रिएट किए गए हैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस इंडिया अंडर दिस. क्या है ये यूनिट्स? देखिए, जो पहले स्कीम्स में नहीं था, जो इस स्कीम में लाया गया, वो है एक लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन क्रिएट किया गया. ये सालसा ने क्रिएट किया है. ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में है. इसमें क्या है, इसकी कंपोजिशन बड़ी मैं समझा दूं यहाँ पे. इसमें जो डालसा सेक्रेटरी होता है, ही इज हेडिंग दिस यूनिट. इसके अलावा इसमें होते हैं 8 पैनल लॉयर्स, 10 PLVs, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, अगर वो चीफ कहीं पे होगा, चीफ होगा, सीनियर मोस्ट डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल वो हो सकता है. इसके अलावा एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हु एक्ट्स एज ए मेंटोर. इस लीगल सर्विस यूनिट की तश्कील जो है, ये जो है ये यानी लीगल सर्विस टीम तैयार की जाती है, पूरी टीम तैयार की जाती है, ताकि अगर कोई भी इशू विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हो जाए, उसको अगर किसी पे लीगल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हो या काउंसलिंग की जरूरत हो, इस यूनिट के साथ वो राब्ता कर सकता है. और इस यूनिट के जरिए उसको पैनल लॉयर भी दिया जा सकता है, उसको PLV भी दिया जा सकता है. जी. यूजुअली इस यूनिट का काम क्या रहता है कोर्ट्स में? कोर्ट्स में देखिए, एक तो देखिए, ये एक्चुअली डिफरेंट कैटेगरीज, मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ दिस स्कीम. एक तो फॉर एग्जांपल हमारे पास चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है. हम यूजुअली अगर कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, हम उसको ये मुल्जिम नहीं बोलते, हम उसको एक्यूज्ड टर्म उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते. वी से ही इज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. एनी पर्सन हु हैज कमिटेड, एनी चाइल्ड हु हैज कमिटेड अ क्राइम, ही इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. ये इफेमिस्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए. अगर ये कोई होता है, एक तो अगर ये बच्चा इसने कोई कहीं पे JJB में हो, कहीं पे भी उसकी प्रोसीडिंग चल रही हो, JJB में यूजुअली इनके केसेस चलते हैं, वहाँ पे हम उनको पैनल लॉयर देते हैं या फिर जो भी इसको असिस्टेंस वहाँ पे चाहिए होती है वो देते हैं. दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी बच्चे को पकड़ा जाए, व्हेनेवर एनी चाइल्ड इज अप्रहेंडेड बाय एनी पुलिस इन कनेक्शन विथ एनी क्राइम, तो एक ड्यूटी बनती है, ड्यूटी इज कास्ट अपॉन दी कंसर्न पुलिस, दिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर, कि वो इंटीमेट करे इस यूनिट को, सेक्रेटरी डालसा को इंटीमेट करे कि वी हैव अप्रहेंडेड ए चाइल्ड. तो उसी वक्त हमें डिप्यूट करना एक पैनल लॉयर हु विल रिप्रेजेंट हिम बिफोर दी JJB या जहां भी. और ये जरूरी है पुलिस ऑफिसर के लिए कि व्हेनेवर एनी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज एक्चुअली अप्रहेंडेड, he is detained by him, he has to necessarily inform the DALSA secretary about that apprehension. और उसी वक्त DALSA secretary की एक obligation बनती है कि वो उसी वक्त जो है पैनल लॉयर उसको असाइन करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ अगर वो अपना प्राइवेट काउंसिल भी जो है
एंगेज करें। करें। जैसे कि आपने कहा कि एक पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो सेक्रेटरी है उनको कंसल्ट करें और उनको इंटीमेट करें इस बारे में। क्या ये जो डेटा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, काफ़ी सारे लोग होते होंगे कि जिनको ऐसे रेफ़र किया जाता होगा, क्या ये डेटा मेंटेन करने के लिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी कोई रहता है उस पुलिस स्टेशन कंसर्न में? देखिए, रिसेंटली हमने ये किया है कि एक्चुअली चूंकि हमारे पास जो पीएलवीज होते हैं, जो जी। इस लीगल सर्विस यूनिट के जो मेम्बरान हैं, उनकी तादाद सिर्फ 8 है। पुलिस स्टेशन की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली हम लोग ने क्या किया है कि हर एक पुलिस स्टेशन में हमने अपने एक पीएलवी रखा हुआ है। जी, डिप्यूट तो करके हाँ, रखा है। डिप्यूट किया हुआ है। वो वहाँ पे रहता है। अगर कोई भी अप्रहेंशन होता है, कोई भी अरेस्ट होती है, वो अगर बच्चे की हो या किसी और शख्स की भी हो, डेटा वो डेटा वो मैनेज उसी करते हैं। वक्त हमें इंटीमेट कर देता है कि सच एंड सच पर्सन हैज बीन ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन, ही हैज बीन अरेस्टेड, ही हैज बीन अप्रहेंडेड। अगर बच्चा होगा तो ही हैज बीन अप्रहेंडेड, तो वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू दैट पीएलवी आल्सो। जी। मगर इन केस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जैसे ही वो अप्रहेंड हो जाए, a duty is cast upon this SHO concerned to intimate that apprehension to the DALSA secretary immediately, so that a panel lawyer is assigned. जी जी जी। तो ये अब ये स्कीम को हम अगर अच्छी तरह देखें, यहाँ पे 3 कैटेगरीज के बच्चे हैं। एक तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इनको ये प्रोटेक्ट करती है, उनको हमें लीगल रिप्रेजेंटेशन देनी है, उनकी काउंसलिंग करानी है। दूसरा, चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जी। उन्होंने कोई गलत नहीं किया होता है, कोई क्राइम नहीं किया होता है, वो कभी विक्टिम भी होते वो हैं। विक्टिम ही होते हैं, वो विक्टिम ही होते हैं। वो इसी वजह से उनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन दी प्रोटेक्शन जाती है। कहते हैं कि उनको या तो अबेंडन्ड चिल्ड्रन होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, रन अवे चिल्ड्रन होते हैं, या फिर किसी के साथ वो रहे हैं जिसने उनको उनके साथ अब्यूज ज्यादती किया है, की है। एक्सप्लॉइट किया है किसी तरीके से, या फिजिकली या मेंटली वो डिसेबल्ड है, या उनके गार्डियन जो होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो दे आर नॉट फिट टू एक्ट एज देयर गार्डियन। तो उनके साथ तीसरी कैटेगरी जो है वो है चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज इन कांटेक्ट विद लॉ, जिन्होंने कोई गलत नहीं किया होता है, वो इन दो तो इस वजह से अगर हम कैटेगराइजेशन देखें बच्चों की, 3 जो कैटेगरी 3 बनती कैटेगरी, हैं। तो इसमें मुझे लगता है हर कोई बच्चा आता है जिसको हम अंडर दिस स्कीम ला सकते हैं और ला बेनिफिट कर सकते, सकते बेनिफिट हैं। कर सकते हैं। जी। तो सब क्या है इस स्कीम का जो लीगल है, लीगल और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कैसे काम करता है? देखिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो यही है कि जो स्कीम बनी है 12A सेक्शन 12 जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन जी। है, सेक्शन 12 के तहत हमें लीगल रिप्रेजेंटेशन देनी है टू एनी चाइल्ड टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ केस। तो उसी पस मंज़र में एक हॉलिस्टिक स्कीम उन्होंने बनाई, जहाँ पे जो ये स्कीम बनी है उसमें एज अप्रोप्रिएट जो लीगल सर्विसेज, क्योंकि वो प्रोवाइड करनी है बच्चों को। दूसरा, फॉर एग्जांपल, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो न सिर्फ ये कि वी हैव टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन विच आर एक्सेसिबल, बट एट द सेम टाइम टू फॉस्टर एन एनवायरनमेंट, a child friendly environment in our justice system, so that these children, they not only feel valued but their voice is also heard in judicial proceedings. Usually होता नहीं, इनकी बात होता कोई नहीं समझ सुनता नहीं है। तो स्कीम का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने कोर्ट्स में जहाँ पे इन बच्चों की आवाज़ भी सुनी जा सके। बच्चे डिफरेंट तरीक़ों से कोर्ट्स के अंदर लाए जाते हैं, कहीं पे गार्डियनशिप के इश्यूज होते हैं, माँ बाप आपस में बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, बच्चे की आवाज़ कोई नहीं सुनता। लेकिन वहाँ पे भी प्रोविजन है इस स्कीम के तहत कि अगर कोर्ट से डायरेक्शन आए, हमें उसी वक्त पैनल लॉयर देना है उस बच्चे को, ताकि उस बच्चे की बात जो है ना वो जज साहब वहाँ पे सुने। दूसरा, फॉर एग्जांपल, यूजुअली क्या होता है कि जब हम इस स्कीम को देखते हैं, हम यूजुअली कोऑर्डिनेट करते हैं बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हों, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हों, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके इस स्कीम को अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट। जैसा कैसा रहता है कोऑर्डिनेशन? जैसे आपने चाइल्ड कमेटी के बारे में बात की, कैसे कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली जो 3
तीन इंस्टीट्यूशंस मैं कह सकता हूँ। एक तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर कोई भी चाइल्ड जो हु हैज़ बीन नेग्लेक्टेड और हु हैज़ बीन अब्यूज्ड इन एनी वे और अगेंस्ट होम ए क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास उसको लाया जाता है। दूसरा, अगर किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद, किसी ने कोई क्राइम किया है किसी चाइल्ड ने, उसको जेजीबी के पास लिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको प्रोड्यूस किया जाता है चाइल्ड इन वेलफेयर कमेटी के पास। तो अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लगता है कि इस बच्चे के साथ कोई क्राइम किया है, क्राइम हुआ है, तो उसके लिए उसको एंटाइटलमेंट है टू कंपनसेशन अंडर एनी स्कीम। तो यूजुअली वो क्या करते हैं, वो हमें लिखते हैं कि उसका केस कंसीडर किया जाए फॉर कंपनसेशन अंडर द रेलेवेंट स्कीम दैट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमें लिखती है कि हमें इसकी काउंसलिंग के लिए और इसकी लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए पैनल लॉयर या पीएलवी डिप्यूट कीजिए, हम लोग उसी वक्त डिप्यूट कर देते हैं जी। इसी तरह जेजेबी में किसी बच्चे को लाया जाता है, वेदर जिसने कुछ क्राइम किया होगा, जब उसको लाया जाता है, अगर उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उसी वक्त वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, उसी वक्त हम उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इनफैक्ट मैं ये बता दूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में इस वक्त भी तकरीबन हम लोग 150 से जायद जो बच्चे हैं उनकी जो है उनकी केसेस वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं जेजेपी में। जी जैसे कि अभी आप तैनात हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला में एज सेक्रेटरी डालसा, तो क्या कुछ है आपका अपना एक्सपीरियंस इन सालों में इसी स्कीम के तहत या विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत आपने जो चीज़ें कोऑर्डिनेट करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ की हैं, क्या कुछ उस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, स्कीम तो 2024 की है, लिटरली हमने इसको 2025 से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डालसा का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है जी। यूजुअली जो भी चाइल्ड जिसके खिलाफ कोई क्राइम किया हुआ होता है किसी ने, जब उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाता है, तो यूजुअली an application is forwarded to us by the child welfare committee that you consider his case for victim compensation. उसी वक्त यानी एक रिटन कम्युनिकेशन वो हमें लिखते हैं, this child was produced before us, he is a victim of crime, such and such FIR has been registered in respect of this crime which has been committed against this child. Usually sexual exploitation काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना FIRs बच्चों में जहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनके रिलेटेड FIRs काफ़ी पॉक्सो के केसेस काफ़ी ज़्यादा जो है रजिस्टर हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम लोग करते हैं, वी गेट दी कॉपी ऑफ FIR, वी गेट दी स्टेटमेंट ऑफ दिस विक्टिम फ्रॉम दी कंसर्न मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, उनका सोशल बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, विक्टिम कंपनसेशन जो है रेकमेंड करती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लेकिन जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज है हु इज एक्चुअली दी चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो वो रेकमेंड फिर करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सेक्रेटरी डालसा, ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंटेड बिफोर हिम, रेकमेंड करता है फॉर कंपनसेशन। इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो बारामुल्ला में इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव की और बहुत सारे केसेस हमने रेकमेंड भी किए। तो मोस्टली बच्चों के ही केसेस जहाँ पे बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उनको ये जो है ना कंपनसेशन भी हमने दिलवाया है जी। जैसे कि हमारी कॉम्पनसेशन की जो स्कीम है विक्टिम कॉम्पनसेशन 2019 जो है, जो ऑलरेडी काम कर रही है, क्या कुछ उसमें चाइल्ड को लेकर कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं? क्या चाइल्ड का जो स्लैब है वो अलग है बाकी विक्टिम्स से? देखिए, 2012 में कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस की गई थी CRPC में, जो विच वाज देन एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 2013 में पहली स्कीम बनी थी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2013। उसमें चाइल्ड और एडल्ट के निस्बत कोई जो है कोई फ़र्क नहीं था, जो एडल्ट को मिलता था वही चाइल्ड को भी मिलता था कंपनसेशन, अगर कोई क्राइम उसके खिलाफ इफ समबडी हैड कमिटेड एनी क्राइम अगेंस्ट एडल्ट और चाइल्ड।
लेकिन 2013 में ये स्कीम जो है 2019 में ये स्कीम नई स्कीम आई और 2013 की स्कीम को रिपील किया गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हुई है। एक तो ये कि बच्चों के रिलेटेड, अगर इफ द विक्टिम इज अ चाइल्ड, anyone who has not completed the age of 18 years is a child, if any offense has been committed against him and if his case is recommended, तो वो जो शेड्यूल में जो स्लैब है उसमें 50% ज़्यादा देना है बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल रेप, अगर वहाँ पे मिनिमम है 5 लाख to 10 लाख, तो अगर बच्चा होगा बच्चे के साथ अगर ये ऑफेंस हुआ है तो 50% मिनिमम भी इंक्रीज होगा, 50% मैक्सिमम भी, यानी कि ये 7.5 लाख और 15 लाख बन जाएगा जी। और जो इंटरिम कंपनसेशन हम यूजुअली देते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दीज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कल्प्रिट, तो हम 25% से कम, मैक्सिमम का कम नहीं देते हैं। जो मैक्सिमम होता है उसका 25% हम देते हैं। लेकिन यहाँ अगर बच्चे के साथ हुआ है तो चीजें डिफरेंट होंगी। मैं कहता हूँ कि 50% इंक्रीज है। अगर हमें एडल्ट को 5 लाख देने हैं तो बच्चे को 7.5 लाख। हाँ, ये एक जो है ना एक चेंज हुई है 2019 की स्कीम में। इससे पहले ये स्कीम 2013 की स्कीम में ऐसा कुछ कोई प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन था नहीं हमारे पास। जैसा कि अभी आपने ये चीज़ डिफाइन की, ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल पब्लिक तक, जैसे अभी हमारा प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ अगर देखा जाए क्राइम रेट आज की डेट में, अगर पहले तो कहीं फार फ्लंग एरिया से क्राइम्स होते नहीं थे और वो चीज़ें आती नहीं थी सामने, लेकिन आज अगर देखा जाए फार फ्लंग एरियाज़ में भी क्राइम हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं। क्या उन लोगों में इस चीज़ को लेकर एक नॉलेज है? क्या उनको अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में कि उनके लिए ऐसे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं कानूनी तौर? अगर हम देखें, पहली तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ आती है, तहसील लीगल कमीटीज़ आती हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ आती है, और भी हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमीटीज़ या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी आती है। इन जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी और तहसील लीगल सर्विस कमेटी होती है, इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू दीज स्कीम्स, विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन दैट इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। तो उस सिलसिले में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2019 या चाइल्ड वेल जो ये स्कीम बनी है, चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस चिल्ड्रन स्कीम 2024, इसके रिलेटेड हम लोग काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेदारी आई है लोगों में। उस वजह से आपका ये कहना कि फार फ्लंग एरियाज में पहले क्राइम नहीं होते थे, क्राइम होते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे। आजकल रिपोर्ट हो जाते हैं, पहले रिपोर्ट नहीं होते थे। क्राइम जहाँ पे भी इंसान है वहाँ पे क्राइम होता है। अब कहीं पे पहले ये रिपोर्ट होते थे, किसी तरीके से दबाया जाता था, आजकल रिपोर्ट होते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है तो एकदम से अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाता है उसी वक्त वो हाईलाइट हो जाता है, उसी वक्त पुलिस एक्शन में आ जाती है, तो वो अकॉर्डिंगली एक्ट कर दे उसमें। दूसरा ये कि हमारे PLVs होते हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है इन स्कीम्स के रिलेटेड। इनफैक्ट जो 2019 की स्कीम है या ये 2014 की जो स्कीम है चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस, तो ये हर गाँव में जाते हैं, इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट बेदारी करते हैं। तो उस वजह से भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग अब लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के पास आते हैं कंपनसेशन मांगने, अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस इस साल भी काफ़ी रिसीव की है। तो इससे पहले मुझे लगता है 2025 में इतनी नहीं की थी जितनी मैंने 2026 में रिसीव की है। तो दूसरा, हमारे लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं, लीगल लिटरेसी क्लब्स होते हैं। लीगल लिटरेसी क्लब्स हमारे स्कूलों में या हायर सेकेंडरीज में खोले जाते हैं, जहाँ पे PLVs या पैनल लॉयर्स जाते हैं, वो इन स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करते हैं, इनकी तशहीर करते हैं वहाँ पे। उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की जाती है। तो आज के लोग काफ़ी बेदार भी हैं, कोर्ट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास आ जाते हैं, कंपनसेशन या जो भी उनकी एंटाइटलमेंट होती है अंडर एनी स्कीम, उसके रिलेटेड वो आते हैं। जी, जैसा आपका एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हो इस टॉपिक के तहत। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या कोई भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है, इनका एक टोल फ्री नंबर है। अगर किसी बच्चे को या किसी भी शख्स को
कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी उसका मसला है, तो हमारी जो नंबर्स है 15100 जो नालसा का नंबर, जिसकी हम काफ़ी तशहीर भी करते हैं, हमने हर जगह उसको डिस्प्ले भी किया हुआ है, वो उस पर रब्ता कर सकता है। इसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, उस पर अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला है, या अगर अगर हम कोई अपने उसके पड़ोस में भी साथ, देखते हैं हाँ कहीं किसी बच्चे हाँ, के साथ ज्यादती हो रही ज्यादती हो रही है, उसका बाप ही क्यों ना है, वो ज्यादती ज्यादती कर कर रहा रहा हो, हो। कोई भी इस नंबर पे 1098 पे, ये हेल्पलाइन है 24/7 ये चलती है, उस पर कॉल कर सकता है, हम उसी वक्त उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तीसरा वो दिग्विज्ञान एक हेल्पलाइन नंबर है 14456, उस पर भी वो भी एक हेल्पलाइन नंबर, वो 24/7 चलती रहती है। अगर कोई भी इशू हो विद रिस्पेक्ट टू दीज चिल्ड्रन, वो हमें इन नंबरात पे जो है हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और हम उसी वक्त जो जो भी लीगल सर्विस उनको प्रोवाइड करनी होगी वो वो कर करते हैं। जैसा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में जी बुलाया। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इस पूरी स्कीम को बयान किया गया, और जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019 है उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, एक अलग स्लैब दी गई है, उसको भी बयां किया गया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान हो, ऐसा एक बच्चा हो जिसको वाकई में ज़रूरत हो लीगल एड की, आप जो टोल फ्री नंबर जय साहब ने बोला, आप उस पर भी कांटेक्ट करेंगे। और अगर उनको हेल्प करना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में भी आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ घरों में जैसे डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्चों को लाया जाता है दूर दराज इलाकों से, उनके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। तो अगर आप भी इसमें उनकी हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही कई सारे मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे सोनू भैया।